हो रही है। चार महीने के बच्चे हैं, सांस फूल रहा है और फारूक से इलाज करना। डॉक्सीमॉक्सी विद योर नस्ता कैन ड्रॉप तो बेटना शुड ड्रॉप। हेलो 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 उसने कनेक्ट कर दिया। गुड आफ्टरनून टू ऑल डॉक्टर्स। आई एम डॉक्टर फिरदौस आलम फ्रॉम लालकट्टा हैदराबाद। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज। आवाज़ म्यूट कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा इलेक्ट्रोपैथी का किंग माना जाता है स्क्लेरोफ्लोसो, और स्क्लेरोफ्लोसो में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मेडिसिन जो होता है जो हमारा एस्बन होता है। एस्बन एक ऐसे रेमेडीज़ का इंतखाब मिला है उसको, एक रॉयल्टीज़ उसका पद मिला है कि जिसका अगर सिर्फ कोई अगर न्यू डॉक्टर अगर ज्वाइन होकर के सिर्फ एस्बन को अगर डिटेल स्टडी कर लिया जाए सिर्फ एस्बन का, तो 80% डिजीज को कवर कर लेगा। इसलिए कि इसमें ऐसे ऐसे प्लांट ऐड किया गया है उसमें कि जो हमारा हेयर से लेके पैर की नाखून तक की उसका डिजीज को रेडिकल क्यूरेबल के बारे में बताया गया है। हमारे इसमें एस्बन में जो 9 प्लांट है, जो 9 प्लांट आपको बोर्ड पर शो करता हूँगा, सबका वर्क बिल्कुल डिफरेंसेस है, सबका काम अलग अलग है। कोई पूरे हेड के लिए बता रहा है, कोई चेस्ट के लिए बता रहा है, कोई इंटेस्टिनल के लिए बता रहा है, कोई ब्लड के लिए बता रहा है, कोई ब्रेन के लिए बता रहा है, कोई नाखून के लिए बता रहा है, कोई बोन के लिए बता रहा है, कोई नर्व के लिए बता रहा है, कोई स्टोमक के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग ऑर्गन पे डीपली वर्क करने का काम बताता है। एस्बन स्क्लेरोफ्लोसो को यूनिवर्सल रेमेडीज का इंतजाम मिला। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि पूरे में वर्क करने वाला, जिसमें आपको हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट जो माना जाता है हमारा नक्स भूमिका का, सबसे फर्स्ट पॉइंट में नक्स भूमिका का इम्पॉर्टेंटली बताया जाता है, रियलिटी बताता है उसमें। अगर नक्स भूमिका को अगर डिटेल पढ़ा जाए तो एक दिन में भी उसका क्लास पूरी खत्म नहीं होगी, एक दिन में। अब सोच लिए कि नक्स भूमिका इतने एक इम्पॉर्टेंट रेमेडीज हैं कि जो हमारा एस्बन में शामिल है। और नक्स भूमिका के अगर बताया जाए तो नक्स भूमिका को हम 2 नाम से जानते हैं, पॉइजन नट, इसका नाम पॉइजन नट से भी ऐड किया गया है। पॉइजन का मतलब ये होता है जहर, और नट का मतलब कसैली होता है, हार्ड एक प्लांट का फ्रूट का बीज सीड का नाम है जो नट बोलते हैं, कसैली बोलते हैं। तो अगर किसी को नक्स भूमिका से बात किया जाए तो हमारा वो बॉडी में किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से वर्क करके हमारी बॉडी को जहर को बाहर निकालता है। आप सुने होंगे कि नक डायमंड कट डायमंड, लोहे लोहे को काटता है। तो उसी तरह से हमारा नक्स भूमिका एक जहर है और जहर से जहर को बाहर निकालता है। अगर एस्बन हम अगर पढ़ेंगे आगे डिटेल जाएंगे बताएंगे हम आपको। तो अगर सपोज दैट किसी को स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, लिजर्ड बाइट, मस्कीटो बाइट या एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट बाइट कर लेता है, यानी काट लेता है और उसका जहर बॉडी में फैलने लगता है, तो हम सिर्फ एस्बन से उसको कवर कर सकते हैं। सिर्फ आप में इतनी काबिलियत होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन कैसा यूज करना है और हमारा डिजीज
क्योंकि कहीं पे भी अगर स्नेक बाइट करेगा तो एक पॉइंट पे बाइट करेगा तो उसको हम छोड़ देने के बाद धीरे धीरे हमारा बॉडी एरिया एक तरफ लेते जाता है, यानी स्प्लिट करता है, फैलते 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 पूरी बॉडी में चला जाता है। सपोर्टेड और एग्जांपल लेता हूँ अलग टाइप्स ऑफ पॉइजन। कोई आदमी जहर पी लेता है चूहे मरने की या बिल्लियाँ मरने की या कोई सा भी जहर पीने का दवाइयाँ पी लेता हो, तो सबसे पहले हमारा कहाँ जाता है, टंग्स पे जाता है, टंग्स के बाद हलक में जाता है, हलक के बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइनल में जाता है। जब इंटेस्टाइनल में जाता है तो वहाँ से हमारा रूट चेंज हो जाता है। क्या रूट चेंज होता है? लीवर पे असर करना शुरू कर देता है, स्प्लीन पे असर करना शुरू कर देता है, पैनक्रियाज पे असर करना शुरू कर देता है, ब्रेन पे असर करना शुरू कर देता है, आँख पे असर करना शुरू कर देता है, पूरा नर्व पे असर करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब आपको अगर प्रैक्टिस में आएंगे, अगर कोई जहर खा करके आता है तो हम उसको डायग्नोसिस कैसा करेंगे कि इसका, क्योंकि उस वक्त पेशेंट आपसे हमेशा झूठ बोलेगा, पेशेंट हमेशा झूठ बोलेगा। मेरे पास कई पेशेंट आ चुके हैं कि जो झूठ बोल चुका है, लेकिन उसके झूठ के बहकावे में हमको नहीं आना है। हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस के बेस पर करना पड़ेगा। इसलिए कि जब वो बोलेगा कि हम ये दवाइयाँ अभी जस्ट पिए, हमारा बच्चा जस्ट अभी पिया है, लेकिन उसकी वो हकीकत नहीं होती है। उसकी हकीकत कब पता चलेगी? जब आँख का एरिया देखेंगे, आइस्केलेरा देखेंगे, तो उसमें डार्कनेस आ जाता, ब्लैकनेस आ जाता, ग्रीनिश आ जाता, येलोपना आ जाता, रेडनेस आ जाता। जब वो कैटेगरी में जाएंगे तो हमको खुद मालूम होगा कि नहीं, आज भी जगह कोई अगर इंसान पीता है तो तुरंत आँख पे असर नहीं करेगा, सबसे पहले हमारा टंग्स पे करेगा, फिर स्टोमक पे करेगा, उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल पे करेगा। अब इंटेस्टाइनल से जब प्रोसेस अलग अलग होता है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, डाइजेस्टिव फ्रूट, जो भी वाइल्ड डॉक्स, वाइल्ड जूस जो दे करके उसको हमको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने का काम होता है, वहाँ से जब डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी में पूरी ऑर्गन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब उस वक्त शुरू होगा तो जब हम देखेंगे कि आँख इसको ग्रीनिश हो रहा है, इसका मतलब यानी उसका डिजीज जैसे 3 आवर का है, 3 से 4 घंटे का है। जब 3 से 4 घंटे का है तो हमारा मेडिसिन समझिए स्टोमक के पार कर गया है। जब पार कर गया तो हमारे पार के हिसाब से उसको मेडिसिन देना शुरू करेंगे। अब यही समझना है कि जब हम अभी पिए हैं तो कैसा देना है मेडिसिन, वही मेडिसिन रहेगा। क्या रहेगा? S1 रहेगा, S1 रहेगा, क्योंकि S1 में जो सबका प्लांट है अलग अलग है। यह हमारा नक्स भूमिका का नाम आता लेते हैं, तो नक्स भूमिका का काम है पॉइजन को डायल्यूट करना, पॉइजन को डिस्ट्रॉय करना, यानी पॉइजन को तोड़ना, उसकी गुण को बर्बाद करना, उसकी ताकत को तोड़ देना, उसकी ताकत को बर्बाद कर देना ताकि आगे बॉडी में असर ना करे। लेकिन उसका काम वहीं तक है, क्या करना? तोड़ देना। लेकिन तोड़ करके किसी चीज को हम अगर बॉडी में रखे रहेंगे तो क्या फायदा करेगा, नुकसान करेगा? नुकसान करेगा। अब उस चीज के लिए हमारा नक्स भूमिका का काम खत्म हो गया। उसका काम है क्या? उसको पावर को तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, उसका पावर को रिलीज कर देना। अब उसका दूसरा प्लांट का जो काम आता है, उसका काम रहता है बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। अब बाहर निकालने का तरीका कितने हैं? बॉडी से बाहर निकालने का देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दिस आउटपुट इन अवर बॉडी। हमारा वोमिटिंग से सबसे पहले हमारा अगर पॉइजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारा हलक से नीचे स्टोमक में चला जाता है, तो वहाँ तक हमारा रास्ता है क्या? बाई वोमिटिंग, स्टोमक बास। स्टोमक बास अगर डाल दिए, ड्रेन डाल करके उसको एनएस बोतल देते रहे, उसमें केमिकल और डाल करके उसको बास कराते रहे। जब बास कराते रहेंगे वोमिटिंग में भाई, तो हमारा वहाँ से केमिकल आउट हो गया, हमारा इंटेस्टाइनल में नीचे नहीं गया। अगर वहाँ से नीचे चला गया तब कैसा करेंगे? अब तो वोमिटिंग से भी नहीं निकलता, अब हमारा क्या निकलता? 2 चीज़ से निकलने का रास्ता है, 3 चीज़ से निकलने का रास्ता है, बाई स्वीटिंग, बाई लूज मोशंस, बाई यूरिनेशंस। ठीक है? जब हमारा स्टोमक में चला गया तब निकालना है, तो हमारा उस वक्त हमारा जो है सो लूज मोशंस के थ्रू निकालना है, खाने के थ्रू से निकालना है, उसको बाहर निकालना है, स्टूल से बाहर निकालना है। अगर स्टूल से भी नीचे चला गया
बॉडी में ऑब्जर्व कर गया तो हमारा ग्लैंड पे असर आ गया, ग्लैंड पे असर आ गया, ग्लैंड पे असर आ गया तो ग्लैंड हमारे कितने बॉडी में बहुत है ना, लीवर ग्लैंड है, किडनी है, थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस है, हिपोथैलेमस है, जितने भी ग्लैंड है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। अब उस वक्त करने निकालने का हमको जरूरत क्या पड़ेगा, जब हमारा यूरिनेशन अगर मोशन से हुआ तो हुआ, अब उसको हम कोशिश करेंगे यूरिनेशन से निकालने का। जिस तरह से जब हम मेडिसिन यूज करते हैं बीपी बढ़ जाता है, जब बीपी बढ़ जाता है तो हमको बीपी को रिलीज करने के लिए हम मेडिसिन क्या देते हैं, लैसिक्स देते हैं, डायरेटिक देते हैं। जब डायरेटिक देते हैं तो हमारा यूरिन फ्लो हो जाता है, जिसके कारण से हाइपर से हाइपो में चला जाता है। आप किसी को भी देखेंगे हॉस्पिटलाइज करते हैं, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन का उसका कंडीशन है, आगे ऑपरेशन करना है, लेकिन अभी बीपी बढ़ने के कारण हमारा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट इंटरफेयर ऑफ दिस ऑपरेशन। तब हम क्या करते हैं, उसको डायरेटिक मेडिसिन देते हैं। डायरेटिक बोले तो दो तरह के टैबलेट आता है, टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। जब इंजेक्शन दिए और टैबलेट दिए तो क्या हो गया, हमारा यूरिन का फ्लो बढ़ गया। जब बढ़ गया तो जो भी बॉडी में हमारा पॉइजन था आउट हो गया। ओके, दो रास्ता हो गया हमारा, कितने रास्ता हो गया, तीन रास्ता हो गया, बाई वोमिटिंग, बाई लूज मोशंस, बाई डायरेटिक, यानी आपको पेशाब के थ्रू से। अब रह गया, अब उसके बाद भी सिक्रेशन से आउट हो गया, यानी डिजीज कल जहर खाया था मेरे पास आज आया, अब हमारा कहाँ चला गया, ऑल बॉडी नर्वाइन में टर्न हो गया, पूरी बॉडी को नर्व में चला गया, ब्लड में चला गया। अब ब्लड को कैसा छनन करेंगे हम, बाई स्वेटिंग, पसीना से थ्रू निकालेंगे। जब पसीना पे जब देंगे, ग्लैंड पे जब गर्म काम करने के लिए देंगे तो हमारा उसमें तीनों चीज मेंटेन रहेगा, कुछ वोमिटिंग भी आता रहेगा, कुछ लूज मोशंस भी आता रहेगा, कुछ हमारा यूरिन भी आता रहेगा, बाकी जो रहेगा हमारा स्वेटिंग से आउट हो जाएगा। तो हमारा एस्बन एक ऐसे प्लांट है कि अगर एस्बन को सिर्फ पढ़ लिया जाए, मैं तो अभी तक पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे पास 17 पेजेस का इसका है टॉपिक, 17 पेजेस 17 पेजेस का है, लेकिन आज तक मैं देखा हूँ उसमें 25% पढ़ा हूँ। लेकिन 70 पेजेस में मैं देखा तो मैं यही समझा कि खाली हम एस्बन पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक काम होगा, बैलेंस कर लेगा। जो बीमारी बॉडी में बढ़ रहा था उसको हम रोक देंगे, जब रोक देंगे तो उसके लिए अलग से रास्ता होता है फिर खत्म करने का। मोच आ गया, बैंडेज करा लिए, लेकिन फ्रैक्चर है, एक पट्टी कर ली, अच्छा नहीं हिल रहा है न डोल रहा है, हम बिल्कुल एक्टिव महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हिल तो नहीं हो रहा ना, उसके लिए तो पीओपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के लिए वो डिजीज हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया एक्टिव के लिए, यानी प्रेजेंट कंडीशंस के लिए कर लिया इसको। तो जब एस्बन को हम देखा जाता है कि हमारा कैसे कैसे डोज में होता है, तो वो अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमारे को 80% डिजीज पे कमांड हो जाता है। कहाँ कहाँ काम करता है इसको जब डिटेल जानेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा एस्बन एक मेन हथियार है, एक राइट शोल्डर है, राइट हैंड है। तो जब राइट हैंड किसी का अगर रहता है तो उसको किसी चीज से डर नहीं रहता है, बायां कम चलता है, राइट ज़्यादा चलता है, लेफ्ट कम चलता है, राइट ज़्यादा चलता है। जिस तरह से एस्बन का अगर उपयोग करते हैं तो कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर वो हम बोल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर कोई आदमी कंटिन्यू डिजीज का मेडिसिन लेता है, एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है, यूनानी मेडिसिन लेता है, वो बॉडी में जा करके जितना होना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रोपैथिक में एक बहुत बड़ा खासियत ये दिया गया है कि अगर किसी को 25 mg का मेडिसिन लेना है, सपोज डैट उसको 25 mg ही डोज है उसका, यानी हमारा 20 ड्रॉप ही इसका डोज है, TDS, लेकिन वो मजबूरी में दर्द ना कम होने के कारण उन्होंने 6 टाइम ले लिया, 6 टाइम ले लिया। तो 6 टाइम ले लिया तो हमारा क्या करेगा, 3 जो टाइम जो लिए हम 3 टाइम लिए उसकी बॉडी में रह जाएगी, उसको काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो 3 टाइम एक्स्ट्रा लिए वो बाई यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोपैथिक इतनी बेस मजबूत होता है। लेकिन उसी पैथी को अगर अगेंस्ट में जाते हैं, दूसरी पैथी में जाते हैं,
होम्योपैथिक लेते हैं, यूनानी लेते हैं, आयुर्वेदा लेते हैं, एलोपैथिक लेते हैं। तो जब देखते हैं कभी किसी को फीवर आया, पैरासीटामोल 650 mg लिए, लेने के बाद फिर 3 घंटे के बाद फीवर कम नहीं हुआ, फिर डॉक्टर फिर दिया 650 mg दिया, तो क्या करता है, बॉडी में तो चला गया, बुखार कम कर दिया, लेकिन क्या कर दिया, मोशन शुरू कर दिया, हेडेक शुरू कर दिया, नौजिया शुरू कर दिया, स्टोमक पेन शुरू कर दिया, मसल्स क्रैम्पिंग शुरू कर दिया, गिडनेस आना शुरू कर दिया, वर्टिगो आना शुरू कर दिया। क्या? इसलिए कि उस वक्त उसका वर्क नहीं करा था, लेकिन जब डबल डोज दिया, दोनों मिलकर वर्क करना शुरू कर दिया। तो वर्क करने का मतलब दो ही होता है, चाहे तो हाइपर में कर सकता है, चाहे तो हाइपर में कर सकता है। चाहे तो बॉडी को बहुत एक्टिव कर दे सकता है, बीपी को बढ़ा दे सकता है, तो हाइपर में चला गया। अगर बीपी को कम कर दिया तो हाइपर में चला गया। तो उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोपैथिक एक ऐसे हैं कि जितना आपको ज़रूरत है आप लीजिए, बाकी को मैं बाहर कर रहा हूँ। हमारा ऑर्गन पे इतना बेहतर इसका एक्शन है कि उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो उसके सामने कोई भी पैथी सामना नहीं कर सकता है। जब मैं 11 ईयर से कर रहा हूँ, मैं एंट्री में था, पहले मैं एलोपैथिक का ही इलाज करा, आज भी एलोपैथिक से करता हूँ, मैं जानकारी रखता हूँ मैं, लेकिन अब जो है सो 10% और 99% ऐसा कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक देखने को मिला मेरे को कि इलेक्ट्रोपैथिक इज द बिल्कुल ऑन 101% सेफ मेडिसिन फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए भी सेफ है। ये नहीं कि हम बड़े को दे सकते हैं, छोटे बच्चे को नहीं दे सकते हैं, एडल्ट को दे सकते हैं, पीडियाट्रिक को नहीं दे सकते हैं, इन्फेंट को नहीं दे सकते हैं, चाइल्ड को नहीं दे सकते हैं, ओल्ड एज को नहीं दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और हमारा डोज इसमें सिलेक्शन इतना अच्छा होता है कि हम किसी को भी दे सकते हैं। एक ड्रॉप को भी माइलेट करके हम 1/4 कर सकते हैं। लेकिन टैबलेट अगर 1 ग्राम का टैबलेट है, उसको 10 भाग करेंगे तो नहीं कर सकते उसको। अगर हम करने का तरीका उसका क्या है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टुकड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में घोल देंगे, उसको 10 हिस्सा करेंगे। लेकिन उसका टाइम लिमिट है, जब तक आपका टाइम है वहाँ तक यूज कर लेना है, नहीं तो आपका वेस्ट हो गया, वो आपका एक्शन में रिएक्शन में आ जाता। इसीलिए जितना जल्दी टैबलेट का एडवाइस देता है डॉक्टर एलोपैथिक वाले, हमारे डॉक्टर असद साहब हैं फार्माकोलॉजिस्ट, उनको बेहतर जानते हैं, उन्होंने बताएंगे आपको कि किस तरह से उसको यूज होता है। जितना जल्दी आप पैक में से खोलिए उतना ही जल्दी उसको डिसॉल्व कीजिए। बाहर का एयर पॉल्यूटेड है, उस पर एक्शन करना बंद कर देगा, या तो ज़्यादा कर देगा, उस पर कुछ ना कुछ केमिकल आके अटैक कर देगा, क्योंकि वो नेचुरल पैथी नहीं है, वो केमिकल लाइज है। और केमिकल लाइज को बिल्कुल सेफ रखा जाता है। जब सेफ रखा जाता है तो सेफ उसको यूज भी किया जाता है। हमारा इलेक्ट्रोपैथी क्या है, नेचुरल बेस है। वो भी नेचुरल बेस में कैसा, नेचुरल बेस में भी फ्रेश प्लांट, लाइव प्लांट, फ्रेश प्लांट, लाइव प्लांट, यानी ताज़ा पौधा, उसमें भी जिंदा पौधा, यानी अभी प्लांट करके कट करके उसको एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है। अब सोच लीजिए, हम अगर वेजिटेबल लाते हैं घर पे, आज लाते हैं, अगर आज बना लिए तो कैसा टेस्ट आता है, उसी को अगर 3 दिन तक फ्रिज में रख करके बनाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोपैथी कितना है। अब बता रहे थे कि हमारा S1 का यूज करने का तरीका कैसा होता है, हम कैसा उसको यूज कर सकते हैं, कौन सा डिजीज पे यूज कर सकते हैं और कितना डोज दे सकते हैं, इसका डोज लेने का तरीका क्या होता है। हमारा सबसे बड़ा हथियार यही चीज़ होता है कि बॉडी में रिएक्शन नहीं करता है, किसी भी बॉडी का, किसी का केमिकल का रिएक्शन को ये खत्म करता है। दूसरे मेडिसिन, रात में ही पेशेंट आया मेरे पास, एक दूसरे हॉस्पिटल से इलाज करा के गया, ग्लूकोज लगाया, सीवियर कोल्ड आया, सीवियर कोल्ड, 5 ब्लैंकेट ले करके बैठ गया, वो कम नहीं हो रहा था। उसमें टैबलेट एट्रैक्स दिया, लेवोसेट दिया, एविल दिया, लेकिन कम नहीं हुआ। मेरे पास आया, डॉक्टर साहब ऐसी बात हम कर ले जाओ। मैं उसको क्या करा, S1 का D5 से ले लिया, इसका 20 ड्रॉप 1 ग्लास वाटर, एल वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, मिक्स 10 ml पर 10 मिनट कंटिन्यू पिलाया। 10 ml 2 टीस्पून हर 10 मिनट पे पिलाया। 15 मिनट के अंदर में रेट हो गया वो। 15 मिनट में मेरे पास कॉल आया, डॉक्टर साहब रिलैक्स, हमके वेल डन। अब सोच लीजिए हमारे को किस चीज लड़ना है,
हमारा सबसे बड़ा डर जो होता है, हमारा एक ही चीज होता है कि हमारी बॉडी में कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन ना करे, हमारा पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास ना जाए कि जो हमारे ऊपर कोई ब्लेम कर सके। हम इसी चीज से डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते हैं। और डॉक्टर जो न्यू डॉक्टर होता है यही डरता है कि हम कैसा करें कि जो बचे और बचाएं। तो हमारे पास ये हथियार है, एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप ऑफ एग्रीवेशन, एनी टाइप ऑफ द रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ द ओवरडोज मेडिसिन टेक इन आवर बॉडी। कोई भी अगर मेडिसिन हम ले रहे हैं अब बिल्कुल एग्रेवेट कर जाता है, बिल्कुल रिएक्शन के जैसा कर जाता है, आप बिल्कुल वेलकम नहीं सकते। आप इसको देना शुरू कर देंगे तो ऐसा काम करेगा ये कि आप सोच नहीं सकते कि दोबारा वो 2 टैबलेट का 4 टैबलेट भी खा लेगा तो उसको बॉडी में जोड़ने नहीं देगा, अटकने नहीं देगा, एग्रीवेट करने नहीं देगा। ऐसी चीज़ है। तो हम S1 का अगर प्लांट के बेसिक में जाते हैं तो उसमें 9 प्लांट आता है। 9 प्लांट का हम थोड़ा डिजिटल कर लेते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ प्लांट किस पे करता है, कि जो इसको बताएगा कि यूनिवर्सल रेमेडीज है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे में काम करने वाला है, ऑल इन ऑफ आवर बॉडी। क्यों करता है, कैसा करता है? क्योंकि 9 प्लांट है, 9 का 9 बेस है, यानी हर बॉडी के हर हिस्से पे काम करने वाला है। तो इस चीज को हमको समझ के अगर कोई आदमी अगर प्लांट बेस अगर याद कर लेंगे, जान जाएंगे, तो उसकी कोई भी मेडिसिन उसके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। हमारे ग्रुप में प्लांट बेस को बेहतर जानने वाले हैं डॉक्टर सैयद साहब, जो यूनानी से हैं, मास्टरमाइंड है यूनानी से। उन्होंने हर प्लांट के बारे में बेहतर जानते हैं। उनसे भी मैं सीख रहा हूँ, मैं प्लांट को कहाँ प्लांट कैसा यूज होता है। लेकिन उनका यूनानी है, उनका फर्मेंटेशन अलग है, मेरा फर्मेंटेशन अलग है। ठीक है, सब प्लांट एक ही यूज होता है, एलोपैथिक में भी यूज होता है, जो हमारा बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अब इसमें बताया जाता है सबसे पहले हमारा कॉचलेरिया है। कॉचलेरिया कहाँ काम करता है, इसका बेसिकली कहाँ अफेक्ट है, अफेक्ट है कहाँ अफेक्ट होता है। यानी हम कॉचलेरिया अगर होम्योपैथी की अगर बात किया जाए तो हमारे जिस तरह से S1 में हमारा S1 जो S1 का मतलब ये होता है अस्कोलेरोफ्लोसो। तो अस्कोलेरोफ्लोसो में जो 9 प्लांट है तो हमारा एक रेमेडीज बना है। क्या बना है? रेमेडीज। ये हमारे कई प्लांट को मिला करके एक जो बनाते हैं उसको रेमेडीज बोलते हैं। ठीक है, तो रेमेडीज में S1 आता है। इसमें प्लांट जो होता है, तो होम्योपैथी में जो बताया जा रहा है, होम्योपैथी में सिंगल प्लांट का सिंगल मेडिसिन नाम रखा है। आप जाइए होम्योपैथी बोलिए कॉचलेरिया दे दिए, थीरियम तो दे देगा आपको, 2x दे दीजिएगा तो दे देगा आपको। और उसका 2x थीरियम क्या है? पावर है। जिस तरह से हम रखे हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1m 2m 3m 5 हमारे पास भी है। तो उस तरह से हमारा उसका एक प्लांट इतना बेस पे, अगर किसी को क्या हो रहा है, यूरिन कम हो रहा है, नाइट्रोजन दे देगा वो, तो यूरिन फ्लो हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारा पूरे मिल करके जो बना है, तो बताइए कितना वर्क करके काम करेगा? बहुत काम करेगा। स्पेशली कहता है इसका जो कॉचलेरिया काम करता है, हमारा सलाइवा ग्लैंड पे काम करता है। सलाइवा ग्लैंड का मतलब होता है सलाइवा को बॉडी से निकालना, यानी लार ग्रंथियां जनरेट करना, बनाना। अब बनाने में आपको जब सलाइवा ग्लैंड आपको अफेक्टेड होगा तो बहुत ज़्यादा आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट हमारा खाना डाइजेस्ट यही से शुरू होता है। जब इसका सलाइवा ही हमारा खाने में मिक्स होता है तब जाकर के हमारा खाना बेहतर डाइजेस्ट होता है। काम नहीं करते उनके यह औषधि लाभ होता है, पहुंचाते जिनके रोगियों को दम्मा बना, जिसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, आप याद रखिएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी उसका होता है जिसका सलाइवा ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन कम होता है, सिक्रेशन कम होता है। जब भी देखेंगे जब ब्रीथिंग होगा तो हमारा ये सलाइवा ग्लैंड ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारा वेटेड रहता है, जब तक हमारा कोई भी खाना सही से डाइजेस्ट होता है। अस्थमा वाले को हमेशा देखिएगा कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। तो अस्थमा वाले को, दमा वाले को, किसी का लार सूख गया है, या टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है, या हमारे एसोफेगेसिटिस का प्रॉब्लम है, या तो टंग्स का प्रॉब्लम है, ड्राइनेस हो जाता है, उसके लिए आपको बेहतर यूज होने वाली चीजें बताइए। जिनके फेफड़े में सूजन हो जाता है,
अब सोच लीजिए हमारा सलाइवा ग्लैंड से लेकर के लंग्स तक, कोचलेरिया का वर्क कहाँ है? सलाइवा ग्लैंड से लेकर के लंग्स तक। इसमें जितने भी रास्ते हैं, चाहे तो फंक्शनल हो चाहे तो स्ट्रक्चरल हो। स्ट्रक्चरल आपको बताएंगे कि S1 फंक्शनल पे काम करता है या स्ट्रक्चर पे काम करता है। कोई भी ऑर्गन का दो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शन होता है, वर्क दो, एक फंक्शनल एक स्ट्रक्चरल, दो तरह से बताते हैं। उसमें बताया जाएगा आपको फेफड़े में सूजन, उनका ये आंखों का प्रदरा, यानी इसका मतलब ये होता है आपको कि कहीं पे भी सलाइवा का सिक्रेशन होता है, लार ग्रंथियां का सिक्रेशन हो रहा है। लार ग्रंथियां हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है? एक तरह से फ्लूइड कहाँ कहाँ बन रहा है? बहुत जगह बन रहा है। सलाइवा ग्लैंड में बन रहा है, आई में बन रहा है, लंग्स में बन रहा है, यूट्रस में बन रहा है, वहाँ भी सलाइवा बनता है। तो हमारा वहाँ कहाँ तक काम करेगा ये? अब सोच लीजिए, एक हिस्सा बना दीजिए आप, यानी कोचलेरिया इज वर्क इन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, सिक्रेशन को तेज करता है। कोचलेरिया की बात बता रहा हूँ। दूसरा प्लांट आता है आपका हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। दूसरा प्लांट कोचलेरिया हो गया, ये हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। ये देखिए, एक प्लांट तो बता दिया आपको। हमेशा एक ही बात रखना है कि हमको अगर सलाइवा की बात हो रही है S1 देंगे, यूट्रस की बात हो रही है S1 देंगे, लंग्स की बात हो रही है S1 देंगे, थ्रोट की बात हो रही है S1 देंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात हो रही है S1 देंगे। किससे रिलेटेड? हमारा कोचलेरिया। अभी इतना चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हाइड्रेसिक कैनाडेंसिस। अब हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस में क्या आता है उसमें देखेंगे। ये देखिए, इसका इफेक्ट इतनी बड़ी है जो आपको बताया कि जहर को बाहर निकालता है, ठीक है। ये नक्स भूमिका जो है सो टेकिंग पॉइजन इज द वेरी इफेक्टेड। टेकिंग पॉइजन दो तरह का होता है। एक ऑलरेडी पॉइजन लिया और एक जो है सो बॉडी में केमिकल जाके पॉइजन बन गया। समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है। एक पॉइजन लिया, जैसा जहर ले लिया, ये पॉइजन हो गया, स्नेक बाइट कर दिया, जहर उसका वाला हमारे इसमें ट्रांसमिट हो गया, यही हुआ ना। लेकिन अगर वही केमिकल बॉडी में जा करके केमिकल